हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 एंड ये आपकी क्लास 21 है। तो न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। एंड आज का जो टॉपिक है आपका वो फैलेसीज से रिलेटेड है। तो इसकी जो पहले वाली क्लास थी वो हमने क्लास नंबर 20 में डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चंस जो कि फैलेसीज से रिलेटेड हैं। अगेन हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। तो सिंपल है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको रिप्लाई करना है। तो अगर आपको पता हो क्वेश्चंस तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट डजंट टेक केयर ऑफ द पुअर बिकॉज इट डजंट हैव अ टैक्स स्पेशली टू सपोर्ट द पुअर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस फैलेसी में कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी गरीबों का ध्यान नहीं रखती है क्योंकि उनके पास टैक्स नहीं है, और स्पेशली गरीबों के लिए तो नहीं है, गरीबों को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं ही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ए है, दैट इज़ स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हम गवर्नमेंट को उस जगह पे बोल रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि वो जो एरिया है गवर्नमेंट का वो वीक है। तो स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या होता है, हम वहाँ पे उस जगह को पॉइंट आउट करते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे अपोनेंट में वो जो एरिया है वो वीक है, तो उसकी वीकनेस को हम पॉइंट आउट करते हैं। तो वो फैलेसी जो होती है आपकी वो स्ट्रॉमैन फैलेसी होती है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ वी लेट स्टूडेंट्स वियर स्लीवलेस शर्ट्स देन बिफोर यू नो इट दे विल बी वेयरिंग नो शर्ट्स एट ऑल। तो ये कौन सी फैलेसी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका स्ट्रॉमैन, देन है आपका एट इग्नोरेंटम, उसके बाद है आपका स्लिपरी स्लोप, एंड डी है आपका हिस्ट्री जनरलाइजेशन। ये फैलेसीज का आपका पार्ट है, मैंने इस पे वीडियो दिए हैं, बेसिक वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यस राइट, ये स्लिपरी स्लोप है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन सी फूड मे बी अनसेफ बट व्हाट विल फिशर्स डू टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। तो ये कौन सा फैलेसी है ये बताना है आपको। बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो मर्क्यूरी होता है उसका जो लेवल होता है सी फूड में वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अनसेफ होता है। बट जो मछुआरे हैं वो क्या करें, उनको भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। ऑप्शन है आपके स्ट्रॉमैन, बी है रेड हेरिंग, ऑप्शन सी है फॉल्स एनालॉजी, एंड डी है हेस्टी जनरलाइजेशन। ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज़ रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में देखिए ये होता है कि हम उस चीज़ की बात करते हैं जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, मतलब कि हम एक काउंटर करने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं जो कि इशू होता ही नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सी फूड में मर्क्यूरी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो अनसेफ होता है, हमने ये बात करी। बट इसके सपोर्ट में ये क्या बोल रहे हैं कि फिशर्स को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। तो अगेन एक काउंटर एग्रीमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका रेड हेरिंग होगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, आई ड्रैंक बॉटल्ड वाटर एंड नाउ आई एम सिक सो द वाटर मस्ट हैव मेड मी सिक। तो ये एक स्टेटमेंट है। Aisha, have you gone through the syllabus? We have already covered 2 videos on that. It is based in the syllabus and it is based on the syllabus. Okay? तो आप अगर बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आने वाले हैं, पहले बेसिक वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही ये क्लास अटेंड कीजिए। ओके, तो ये आपको बोला गया है, ये जो आपके एनालॉजी है यहाँ पे जो फैलेसी है, इन्होंने बोला है कि मैंने पानी पिया है बॉटल वाटर का और उसकी वजह से मैं सिक हो गया हूँ। तो जो वाटर है उसने मुझे सिक बनाया होगा, उसने मुझे बीमार किया होगा। तो नो, यहाँ पे स्ट्रॉमैन नहीं होगा। यहाँ पे आपका सी है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। तो ये जो फैलेसी होती है आपकी, इसको मैंने कवर नहीं करवाया था। ये फैलेसी होती है जब हम वो बात करते हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, जो पास्ट में हो चुकी है
उसको जब हम उस पर बेस्ड करते हैं अपनी कोई एनालॉजी, और जो हमारी करंट एनालॉजी है वो ऑफकोर्स पास्ट पे हम नहीं बेस कर सकते हैं। आप बीमार हैं तो क्या ज़रूरी है कि इसका रीज़न ये हो कि आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट को फेवर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, और वो हमारा जो कंक्लूजन होता है वो हमारा पास्ट के बेसिस पे, पास्ट के इंसिडेंट्स के बेसिस पे बेस्ड होता है। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस में, थोड़ा सा रुक जाइए, पूरा क्लास ओवर हो जाए उसके बाद अपनी क्वेरी कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आइदर वी बैन बॉक्सिंग और हंड्रेड्स ऑफ यंग मेन विल बी सेंसलेसली किल्ड। तो ऑप्शन ए है आपका स्ट्रॉमैन, ऑप्शन बी है अपील टू इग्नोरेंस, ऑप्शन सी है आपका फॉल्स डायकोटमी, एंड ऑप्शन डी है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। ओके, तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज फॉल्स डायकोटमी। देखिए फॉल्स यहाँ पे क्या बोला है, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव आपको दिए गया हो, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिया गया हो जिसमें ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं वो, और ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन में दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास, मतलब आइदर और की ये कंडीशन यहाँ पर देते हैं, तो आइदर और जहाँ पे होगा वो आपका हमेशा फॉल्स डायकोटमी होगा। इस फैलेसी को फॉल्स डायकोटमी भी बोलते हैं, आइदर और भी बोलते हैं, वाइट एंड ब्लैक भी बोलते हैं, तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज सो। द बाइबल इज इंस्पायर्ड देयरफॉर वी नो दैट गॉड एग्जिस्ट। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके ए स्ट्रॉमैन, ऑप्शन बी है बेगिंग द क्वेश्चन, ऑप्शन सी है आपका स्लिपरी स्लोप, एंड ऑप्शन डी है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। देखिए मैं आप लोग को यही बोलूँगी, जो भी आपके क्विज सेशन होते हैं, क्विज सेशन को आने से पहले, क्विज सेशन को अटेंड करने से पहले प्लीज़ जो बेसिक वीडियोस मैं देती हूँ उनको ज़रूर कवर कर लिया कीजिए। अदरवाइज़ जो क्विज़ है वो पूरी तरीके से न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने बेसिक वीडियोस नहीं कवर की हैं तो। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज बेगिंग द क्वेश्चन। आप इसको देख रहे होगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट का एक और नेम है बेगिंग द क्वेश्चन, बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आपके अगर बेगिंग द क्वेश्चन भी है ऑल्टरनेटिव में, सॉरी ऑप्शंस में, या फिर आपका सर्कुलर स्लोव है, तो दोनों ही चीज़ें सेम होंगी। सॉरी सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेथ्स फ्रॉम ड्रग ओवरडोज इन मेट्रोपोलिस हैव डबल्ड इन द पास्ट 3 years. Therefore, more Americans have ever are dying from drug abuse. ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेट्रोपोलिस जो जितने भी महानगर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग ओवरडोज में लोग मर रहे हैं, और इन्होंने बोला कि अभी तक जितने अमेरिकन्स मरे हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब ड्रग एब्यूज़ की वजह से ही मरे हैं। जितने पहले मरते थे उससे कहीं ज़्यादा अब ड्रग एब्यूज़ की वजह से मर रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज हेस्टी जनरलाइजेशन। हम एक किसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम अपना जनरलाइजेशन ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ वी कैन पुट ह्यूमंस ऑन द मून वी शुड बी एबल टू फाइंड अ क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। ये बोल रहे हैं कि अगर हम मून पे लोगों को भेज सकते हैं तो क्या हम क्योर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन कोल्ड की, मतलब सर्दी का इलाज क्या हम नहीं ढूंढ सकते हैं? ऑप्शन ए है आपका स्ट्रॉमैन, ऑप्शन बी है फॉल्स एनालॉजी, ऑप्शन सी है स्लिपरी स्लोप, एंड ऑप्शन डी है आइदर और। ओके, सो राइट आंसर इज फॉल्स एनालॉजी। यहाँ पे दोनों चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है, हम दो डिफरेंट डायरेक्शंस की चीज़ों को आपस में मर्ज करके और उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइदर लर्न हाउ टू प्रोग्राम a computer or you won't be able to get a decent job after college. तो ये बोल रहे हैं कि या तो आप कंप्यूटर सीख लीजिए या फिर
अगर आप नहीं सीखते हैं तो आपको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली कॉलेज में। ऑप्शन ए है आपका स्ट्रोमैन, ऑप्शन बी है आइदर और, ऑप्शन सी है स्लिपरी स्लोप एंड ऑप्शन डी है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज आइदर और। यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव आपको दिया जा रहा है, दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर आपका होगा आइदर और। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू पार्क इन लॉट्स now reserved for faculty because those lots should be for faculty only. जल्दी से बताइए क्या है। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो लॉट्स हैं उसमें नहीं पार्किंग करनी चाहिए, उनको नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो वहाँ पे पार्क करें क्योंकि वो सिर्फ फैकल्टी के लिए रिजर्व हैं। ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। देखिए यहाँ पे एक तो पहली बार ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को वहाँ पार्क नहीं करना चाहिए जो कि फैकल्टी के लिए रिजर्व है, क्योंकि वो लॉट फैकल्टी के लिए रिजर्व है। तो अपनी ही बात को इन्होंने दो तरीके से मतलब बार बार उसको घुमाया है, तो सर्कुलर वे में उसको ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन से। अब बताइए आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, क्या ऐसा चीज़ है जो इसमें नहीं समझ में आ रहा है। ये आपकी सेकंड क्लास है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक क्लास ली हुई है, सेम ही चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। ओके, ठीक है। देखो बेगिंग क्वेश्चन जो है आपका, बेगिंग भी आपका सर्कुलर आर्ग्यूमेंट ही होता है, सेम ही चीज़ होता है, ठीक है। उसका बस नेम अलग है, जैसे हर आर्ग्यूमेंट के अलग अलग नेम है, उसी तरीके से सर्कुलर आर्ग्यूमेंट का बेगिंग द क्वेश्चन है। सी, जो लोग बोल रहे हैं कि थंबनेल पर यूनिट का नाम मेंशन कर दिया करो, मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके आती हूँ, थंबनेल पर नहीं मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगी। मैं हमेशा इसीलिए आपको जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने इन्फॉर्म किया था कि नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक होगा। तो अगर आप क्लास रेगुलरली आते हो, लाइव क्लास में आ रहे हो, तो आपको पता होता है, ठीक है। अगर आप रेगुलरली नहीं आ रहे हो तो लाइव क्लास की बजाय आप ऑफलाइन क्लास लिया करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये देखिए पास्ट एग्ज़ाम्स जो थे आपके, वो आपके जो पास्ट का सिलेबस था उस पर बेस्ड था। अभी सिलेबस चेंज हो गया है, आपको नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ना मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये टॉपिक आपका पार्ट है उसका फैलेसीज का, इस तरह के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आपको मतलब आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी मैंने दी हैं, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा क्वेश्चन। 5:30 का टाइम है डेली का। ओके, चलिए फाइनल स्कोर्स बता दीजिए जिन्होंने सॉल्व किया है क्वेश्चन। और यस, आज मैंने जो वीडियो दी है वो वीडियो भी देख लीजिएगा, और मुझे ये भी बता दीजिए कि इस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए क्वेश्चंस की या नहीं चाहिए। और जो मैंने आज वीडियो दी है उसकी मैं क्लास लूँगी परसों, ठीक है। पहले ये बता दीजिए कि ये टॉपिक आपको और चाहिए वीडियो या नहीं चाहिए इस पर। रानी के 7 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, भारती के 8 हैं आउट ऑफ 10, रणवीर के 8 हैं, अनिशा के 4 हैं आउट ऑफ 10, ओके, कपिल के 2 हैं, ओके। तो देखिए ठीक है, इस टॉपिक पे एक क्लास मैं और ले लूँगी कल, उसके बाद मैं इसको कोशिश करूँगी कि ख़त्म हो जाए, और फिर जब आपकी मेगा क्विज क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस होंगे इसके, ओके। एंड आज का जो है आपका यूजेस ऑफ लैंग्वेज उसको पढ़ लीजिएगा, परसों उसकी क्लास होगी। और फिर ये मत बोलिएगा कि मैम आपने इन्फॉर्म नहीं किया था, मैम आपने बताया नहीं, और मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। श्रुति के 6 हैं आउट ऑफ 10, ओके, दैट्स गुड। तो चलिए ठीक है, ये आपके फाइनल स्कोर्स थे। और कोई भी अगर क्वेरी है आपको, अगर अभी भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो जो फाइनल वीडियोज़ हैं, जो बेसिक वीडियोज़ हैं, वो देख लीजिए, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ओके।
ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस, और ये आपकी क्लास 22 है। तो 10 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आज। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो कोमल, हेलो पूजा, हेलो रानी, हेलो भारती, हेलो रितु, हेलो हरजिंदर, हेलो नरेश। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू डोंट एग्री विद मी आई विल पंच यू इन द फेस। तो फैलेसीज हम कर रहे हैं, टॉपिक जो है वो फैलेसीज है। फैलेसीज पे मैंने इससे पहले एक वीडियो दी थी आपको, जो कल की क्लास थी। तो ओके, तो ये क्वेश्चन है, वो आपको बताना है कि कौन सा फैलेसी है ये। ऑप्शन ए है आपका फॉल्स एनालॉगी, ऑप्शन बी है अपील टू पिटी, ऑप्शन सी है अपील टू फोर्स, और ऑप्शन डी है अपील टू अथॉरिटी। ओके, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, तो इस तरीके की जो फैलेसी होती है, इसको मैंने अभी तक कवर नहीं कराया है। इस तरह की फैलेसी को हम अपील टू फोर्स बोलते हैं। ओके, अपील टू फोर्स एक फैलेसी होती है जिसमें अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी तरीके के फोर्स की बात की गई है, मतलब आपसे कोई काम कराया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल और इमोशनल फोर्स, तो उस तरीके की फैलेसी को हम अपील टू फोर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस मैन इज रॉन्ग बिकॉज ही इज एशियन एंड एशियंस आर ऑलवेज रॉन्ग। तो ये बोल रहे हैं कि ये आदमी गलत है क्योंकि ये एशियन है, और एशियन जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। तो ये एक ऑप्शन, मतलब एक ये आपका एक स्टेटमेंट है। ओके, ओके, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए, पहले एक बार सारे हो जाएं, आपके सारे क्विज हमारी हो जाए, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए जल्दी से आंसर बताइए। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज जेनेटिक फैलेसी। जेनेटिक फैलेसी वो फैलेसी होती है जहाँ पे हम जीन्स के ऊपर किसी भी जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं स्टेटमेंट में, मतलब कोई भी स्टेटमेंट है वहाँ पे किसी जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, किसी की जेनेटिक्स के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पे आपकी जेनेटिक फैलेसी होगी। ओके, जैसे यहाँ पे एशियंस की बात की जा रही है, अब इसमें क्या है, इसमें सारे एशियंस जितने भी एशियाई होंगे वो सब आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग इजंट अ ग्रेट एथलीट, ही इज फ्रॉड, अ चीट एंड अ लायर। तो ये आपको बताना है। ओके, राइट आंसर है आपका सी, दैट इज एड होमिन। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर ये पर्सनली उसको क्रिटिक कर रहे हैं, इसलिए ये आपका पर्सनल कमेंट है, इसलिए यहाँ पे ये आपका एड होमिन होगा। नेक्स्ट है आपका, एवरीवन इज डूइंग इट देयरफॉर इट इज द राइट थिंग टू डू। ओके, तो हर कोई कर रहा है और बोल रहे हैं इसकी वजह से ये करना सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके ए फॉल्स एनालॉगी, ऑप्शन बी जेनेटिक फैलेसी, ऑप्शन सी स्ट्रॉमैन एंड ऑप्शन डी बैंडवैगन। तो मैंने आपको बताया था कि बैंडवैगन वो फैलेसी होती है जहाँ पे हम लोगों को देखकर सोचते हैं कि हाँ ये करेक्ट कर रहे हैं या फिर ये सही कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रू अमेरिकन वुड नेवर आर्ग्यू दैट बियर शुड बी बैंड। ओके, तो जल्दी से बताइए। ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक सच्चा अमेरिकी जो होगा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि बियर को बैन क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए है आपका पेट्रियाटिक अप्रोच, ऑप्शन बी है अपील टू पिटी, अपील टू फोर्स एंड अपील टू अथॉरिटी। तो राइट आंसर है आपका पेट्रियाटिक अप्रोच। अब यहाँ पे जेनेटिक फैलेसी भी हो सकता था, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको जेनेटिक फैलेसी दिया होता, पेट्रियाटिक अप्रोच नहीं दिया होता। पेट्रियाटिक अप्रोच एक तरीके की फैलेसी होती है जहाँ पे हम कोई काम करवाते हैं या अपने स्टेटमेंट को सही प्रूव करते हैं पेट्रियाटिज्म के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, अ ट्रू अमेरिकन की बात करी है, एक सच्चा अमेरिकी,
या फिर एक सच्चा देशभक्त या फिर एक सच्चा इंडियन, इस तरीके की अगर स्टेटमेंट दी जाएगी तो वो आपकी पेट्रियोटिक अप्रोच फैलेसी होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इवन दो इट्स ओनली द फर्स्ट डे आई कैन टेल दिस इज गोइंग टू बी अ बोरिंग क्लास। ये कौन सी फैलेसी है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हालांकि ये पहला दिन है बट मैं आज ही बता सकता हूँ कि ये बहुत ही बोरिंग कोर्स होने वाला है। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका डी, दैट इज हेस्टी जनरलाइजेशन। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो वहीं पे आपको पता चल रहा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि आज पहला ही दिन है बट मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स बोरिंग होने वाला है। तो क्या करेंगे, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में जनरलाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वॉल्क्सवैगन बीटल इज एन एविल कार बिकॉज इट वॉज ओरिजिनली डिजाइन्ड बाय हिटलर्स आर्मी। तो ये बोल रहे हैं कि बीटल जो कार है वो बहुत ही एविल कार है, बहुत ही मतलब बुरी कार है क्योंकि वो हिटलर की आर्मी के लिए डिजाइन की गई थी। ओके, तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन ए फॉल्स एनालॉगी, ऑप्शन बी जेनेटिक फैलेसी, ऑप्शन सी स्ट्रॉमैन एंड ऑप्शन डी बैन वेगन। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज जेनेटिक फैलेसी। जेनेटिक फैलेसी क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो आपकी बीटल की पहले की जनरेशन है उन लोगों की भी बात की है जो कि हिटलर के लिए काम करते थे और इसको रिलेट किया है उनके जीन्स से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जेनेटिक फैलेसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी कैन आइदर स्टॉप यूजिंग कार्स और डिस्ट्रॉय द अर्थ। या तो हम कार को यूज करना बंद कर सकते हैं या अपनी अर्थ को नष्ट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन ए है आपका स्ट्रॉमैन, ऑप्शन बी है अपील टू इग्नोरेंस, ऑप्शन सी है फॉल्स डायकोटमी एंड ऑप्शन डी हेस्टी जनरलाइजेशन। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, तो आज के जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ मैंने यहाँ पे मतलब कुछ नई फैलेसीज इंट्रोड्यूस की थी जो मैंने नहीं कराया है, तो आई होप वो भी आपकी कवर हो जाएंगी इससे। ओके, तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज फॉल्स डायकोटमी। यहाँ पे आपका आइदर और अगर होता ऑप्शन में तो वो भी सही होता, वो भी करेक्ट होता है कि फॉल्स डायकोटमी का मतलब होता है आइदर और फैलेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फिलोसफी क्लास वॉज हार्ड and your philosophy class was hard, therefore all philosophy classes must be hard। तो ये क्या है, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है आपका स्ट्रॉमैन, ऑप्शन बी है अपील टू इग्नोरेंस, ऑप्शन सी है फॉल्स डायकोटमी एंड ऑप्शन डी है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। तो देखिए जब भी आप फैलेसी सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कोई भी आपको फैलेसी लगे कि ये नहीं या ये फैलेसी हो सकती है, बट आप वही चूज़ करेंगे जो कि ऑप्शन में आपके दिया होगा। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज हिस्ट्री जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी लग रहा हो, बट सर्कुलर आर्ग्यूमेंट हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा होगा हिस्ट्री जनरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू यूज द टेलीफोन एंड देन इट स्टॉप्ड वर्किंग, यू ब्रोक द फोन। तो ये मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है आपका स्ट्रॉमैन, ऑप्शन बी है रेड हेरिंग, ऑप्शन सी है पोस्ट हॉक एर्गो पॉप्टर हॉक एंड ऑप्शन डी है आपका हिस्ट्री जनरलाइजेशन। ओके, राइट आंसर इज सी। मैंने आपको बताया था कि पोस्ट हॉक में क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ उस पर फोकस करना जो चीज़ ऑलरेडी पास्ट में हो गई है, उसके बेसिस पे हम कोई स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं या कोई आर्ग्यूमेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक फैलेसी होती है। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है या नहीं क्लियर है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। दीक्षा के 6 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, पूजा के 9 हैं आउट ऑफ 10, आयशा के 7 हैं आउट ऑफ 10, रीतू के 8 हैं आउट ऑफ 10,
अजमत के 9 आउट ऑफ 9 हैं, कोमल के 7 है आउट ऑफ 8, रानी के 9 आउट ऑफ 10 है, नरेश के 8 हैं आउट ऑफ 10, श्रुति के 6 हैं आउट ऑफ 10, देवीना के 9 है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 9, 8, 9 काफ़ी सारे लोगों का है। भारती के 8 हैं आउट ऑफ 10, 7th एंड 8th। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या किया है इन्होंने दो जनरेशन की बात की है। आप खुद सोचिए, यहाँ पे हिटलर की बात की गई है और इस वक्त जो रियल सिचुएशन है, मतलब बीटल कार जो इस वक्त डिज़ाइन की जा रही है उसकी जनरेशन की इन्होंने बात करी है। तो जो दो जनरेशन के गैप को ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और दो जेनेटिक्स मतलब जनरेशन के ऊपर ये अपने स्टेटमेंट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी जीन्स इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे जनरेशन इन्वॉल्व होगा, किसी जनरेशन के बीच में गैप की बात की जा रही है या जनरेशन को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे आपका जेनेटिक फैलेसी होता है। ओके, 8th क्वेश्चन में यू कैन आइदर स्टॉप यूजिंग कार और डिस्ट्रॉय द अर्थ। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट में आइदर एंड और दिखाई दे, आइदर एंड और, तो वो आपका फॉल्स डायकोटमी होता है। फॉल्स डायकोटमी आपका अनदर नेम है फॉर आइदर एंड और फैलेसी का। ओके, यहाँ पे हो सकता है फॉल्स डायकोटमी के जगह आइदर एंड और दिया हो, बट आइदर एंड और आपको इसलिए नहीं दिया होगा ऑप्शन में क्योंकि वो बहुत इजी हो जाएगा और आइदर एंड और को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इसलिए यहाँ पे आपके फॉल्स डायकोटमी या आपका मतलब इस तरीके से जो डिफरेंट नेम्स हैं उसके वो आपको दिया जा सकता है। देखिए स्ट्रॉमैन में क्या होता है कि जो अपोनेंट होता है आपका वो जहाँ पे वीक होता है, ठीक है, आपको पता होता है कि यहाँ पे अगर आप इसको बोलोगे तो वो आपको डिफेंड नहीं कर पाएगा, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप स्ट्रॉमैन फैलेसी का यूज़ करते हो। जैसे अगर मुझे लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो मैं आपको ऐसे बोलूँगी कि आपका सब कुछ तो ठीक है बट ये सब्जेक्ट आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं आपको वहाँ पे मतलब उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही हूँ जहाँ पर आप वीक हो। ओके, चलिए आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हैं। ओके, तो इसके अलावा अगर आपने बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं अभी इस टॉपिक के, तो मैंने ऑलरेडी कल लिंक दे दिया था वीडियो, आप जो कल वाला वीडियो है उस पर जाओगे आप तो वहाँ पे कमेंट में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस एंड ये आपकी क्लास 23 है। तो 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है आपका वो है करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, फेलिसीज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तो आई होप फेलिसी टॉपिक आपका कवर हो गया होगा और उस पर आपको और अदर कोई भी क्लासेस नहीं चाहिए होंगी, ठीक है। तो अभी हम करंट अफेयर्स जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका रिलेटेड टू हायर एजुकेशन है। हेलो पूजा, हेलो पूनम। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यूनेस्को ने 2019 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है ये आपको बताना है। ओके, तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड की हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक कम्युनिटी टैब में कर दूँगी, पोस्ट कर दूँगी। ओके, तो हेलो राजन, हेलो हरजिंदर। ओके, तो यूनेस्को ने 2019 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है, तो इन्होंने डिक्लेयर किया है बी, दैट इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियड टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल होती है केमिकल एलिमेंट की, वो उस पर इसको इन्होंने डिक्लेयर किया है 2019 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियड टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट द यूनेस्को वुड बी ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स लाइक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ विच क्लास स्टूडेंट्स।
तो इस ईयर में मतलब ये 2019 की कंप्लीट ईयर में वो क्या करेंगे, बहुत सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराएंगे अराउंड द वर्ल्ड, और उसमें बेसिकली एक क्लास के स्टूडेंट को उन्होंने टारगेट किया है और उन क्लास के स्टूडेंट्स की वो नॉलेज को जज करेंगे। तो वो कौन सा क्लास है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 5th स्टैंडर्ड, बी 8th स्टैंडर्ड, सी 10th एंड डी 12th। तो कौन से स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है? ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज को जज किया जाएगा कि उनको कितना पता है इन पीरियड टेबल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फुल फॉर्म ऑफ पीसा इज, पीसा का फुल फॉर्म क्या है? इस पर भी वीडियो मैंने दी है। तो PISA जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप पढ़ लीजिए और उसके बाद रिप्लाई कीजिए राइट आंसर क्या होगा। यस राइट, पूजा इज़ राइट। 150 बर्थडे पे देखिए मैं आपको बता दूंगी कि ये कौन कौन से ऐसे मतलब क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उनकी वीडियो देख लीजिएगा और प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को आप याद करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ए इज़ द राइट आंसर। इंटरनेशनल है, देखिए यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं। ऑप्शन ए में इंटरनेशनल है, ऑप्शन 2 में मैंने इंटरनेशनल हटा दिया है, सिर्फ इंटर स्टूडेंट असेसमेंट लिखा है, एंड ऑप्शन सी में इंटरनेशनल, इंट्रानेशनल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इंट्रा वर्ड है इंट्रा, एंड डी में मैंने इंट्रा स्टूडेंट असेसमेंट लिखा है। तो राइट आंसर जो है आपका वो है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये हर जगह कंडक्ट कराया जाता है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और वहाँ पे वो स्टूडेंट का असेसमेंट करती है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द पीसा असेसमेंट इन। तो इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है पीसा में, और कौन से ईयर में वो पार्टिसिपेट करेगा ये आपको बताना है। उसका पार्टिसिपेशन कौन से ईयर में रहेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका 2019, ऑप्शन बी है आपका 2020, ऑप्शन सी है आपका 2021 एंड ऑप्शन डी है आपका 2022। तो कौन से ईयर में वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये आपको बताना है। ओके, राइट आंसर इज 2021 में ही इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो भी मैंने वीडियो में प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन वो दोबारा से देख लीजिएगा और इसके जितने भी पॉइंट्स हों वो आप याद कर लीजिएगा। तो ये पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाएगा। कौन सा डे है मतलब कौन सा डेट है वो आपको बताना है। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज 24 ऑफ जनवरी 2019। ओके, 2019 में 24 ऑफ जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को, इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड द 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज DST मिशन सेंटर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यूनियन मिनिस्टर ने जो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है 3 DST को, और वो जो सेंटर्स हैं वो कौन से IIT में इनॉग्रेट किए गए हैं ये आपको बताना है। ओके, तो किस IIT में इसको ओपन किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कानपुर एंड ऑप्शन डी है मद्रास। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू लॉन्च फुल फ्लेश्ड बैचलर्स प्रोग्राम इन AI टेक्नोलॉजी। अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने AI टेक्नोलॉजी पे एक बैचलर्स प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो AI टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आजकल इस वक्त इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। ओके, yes, that DST is related with solar energy and other fields of conservation of energy. Okay, तो 7th का राइट आंसर है
बी दैट इज आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द एमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 द यूनिवर्सिटी रैंक टॉप फ्रॉम इंडिया इज डैश एंड इट्स रैंक इज डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक रैंकिंग स्केल थी, वो लॉन्च हुई थी, मतलब ये दिया गया था उसमें। तो उसमें एशिया की आई थिंक एशिया की यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने कवर किया है। उसमें इंडिया की कौन सी रैंक आई है, कौन से इंस्टीट्यूशंस ने कौन सी रैंक ली है, वो मैंने आपको लिस्ट दी थी। तो उसमें से आपको बताना है कि टॉप किसकी रैंक है। ओके, कौन से इंस्टीट्यूट की टॉप रैंक है और कौन सी रैंक उसको मिली है। ओके, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, बट रैंकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको रैंक ना पता हो। ओके, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, राइट आंसर इज ए दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और उसकी रैंक थी 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज डिसाइडेड टू ओपन हाउ मेनी वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स इन द नेशनल कैपिटल टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू अक्वायर डिफरेंट प्रोफेशनल स्किल्स इन फेज 1। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कितने WSCs को ओपन करने की बात करी है नेशनल कैपिटल में, ये आपको बताना है। और फेज़ 1 की मैं बात कर रही हूँ, फेज़ 1 में इन्होंने कितने ओपन करने की बात करी है। ओके, ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, 4 एंड 6। ओके, तो राइट आंसर है आपका डी दैट इज 6। फेज़ 2 में कितने हैं ये बता दीजिए अगर किसी को याद हो तो। राइट आंसर आपका डी है, दैट इज 6 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स को ओपन करने की बात की जा रही है फेज़ 1 में। फेज़ 2 में इन्होंने 19 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स की बात करी है कि 19 ये ओपन करेंगे जब ये 6 सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 3 न्यू एम्स इंस्टीट्यूशंस, the 2 new aims for Jammu and Kashmir and 1 for, तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैं एम्स जिनको हम बोलते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस ओपन करने को। तो 2 जो हैं वो आपके जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है, एक जम्मू में है एक कश्मीर में है, और जो तीसरा है वो कहाँ पे है ये आपको बताना है। ओके, अगर आपको सिटी पता हो तो स्टेट के साथ साथ अगर सिटी भी बताएंगे तो वो भी बेटर रहेगा। ऑप्शंस में आपके उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है एंड उड़ीसा है। ओके, राइट आंसर इज बी दैट इज गुजरात। गुजरात में राजकोट में ये ओपन होने वाला है। ओके, तो ये आपके देखिए जो मेन क्वेश्चंस थे बेसिक क्लासेस से, मतलब करेंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं उसके जो मेन क्वेश्चंस थे, ये जो ऐसे क्वेश्चंस थे ये पॉइंट आपको तो ज़रूरी याद होने चाहिए। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको फिर से देख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करिएगा एंड उसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो अब अपने फाइनल स्कोर्स जो हैं वो शेयर कर दीजिए। पूनम के 7 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, पूजा के 9 हैं आउट ऑफ 10। ओके, फेलिसीज की क्लास मैंने कंप्लीट करवा दी थी, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या आप चाहते हो कि उस पर और क्लासेस हों जो टाइप्स ऑफ फेलिसीज पे थी। राजन के 9 हैं आउट ऑफ 10, अब्दुल रहीम के 7 हैं आउट ऑफ 9, अमित के 9 हैं आउट ऑफ 10, हरजिंदर के 7 हैं आउट ऑफ 10, रुकैया के 8 हैं आउट ऑफ 10, मिथुन के 7 हैं आउट ऑफ 9। ओके, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों के 9 मार्क्स हैं, दैट्स वेरी गुड। रितु, मॉर्निंग में अभी क्लास नहीं हो रही है।
ओके तो फैलेसी पे एक क्लास, आई थिंक एक और क्लास सफिशिएंट होगी, उसके बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यस, यूजेस ऑफ लैंग्वेज पे भी मैं क्लास लूँगी। ठीक है, तो एक क्लास मैं फैलेसी पे ले लेती हूँ और एक क्लास यूजेस ऑफ लैंग्वेज पे, एक या दो क्लास जैसे भी आप लोग को लगेगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी क्लास 24 है एंड आज का जो टॉपिक है आपका वो है न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए, क्विज के लिए। ओके तो बेसिकली 10 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और आज का जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो फैलेसीज पे बेस्ड होंगे। तो मैंने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज के भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किए हैं और उसके अलावा जो जितनी भी फैलेसीज मैंने कराई हैं उसके भी क्वेश्चन हैं। ओके, और ये आपकी फैलेसी की लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं क्लास नहीं लूँगी फैलेसी की, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा कुछ फैलेसी का कर लिया है। तो आई थिंक कि अब कोई भी नीड नहीं होगी फैलेसी की। हेलो मोनिका, हेलो पूजा। ओके तो अगर अभी भी आपके फैलेसीज के क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रीमिस दिया हुआ है आपको कि ऑल ब्लैक बियर्स आर ओमनीवेयर्स। ओके, प्रीमिस सेकंड जो है आपका ये 1 और 2 है, और रैकून्स आर ओमनीवोरस। तो ये दो आपको प्रीमिस दिया हुआ है एंड कंक्लूजन है ऑल रैकून्स आर ब्लैक बियर्स। ओके तो क्या होगा राइट आंसर, आपको ये बताना है, मतलब कौन सा किस टाइप ऑफ कौन सा ये टाइप है फैलेसी का, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि जो ऑप्शन है आपके पास वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, काफ़ी सारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को आइडेंटिफाई करने वाले। ओके ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज फॉर्मल। फॉर्मल है ये फैलेसी। ओके तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज जो होते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी क्लास ली हुई थी, फॉर्मल फैलेसी है ये। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ समवन ओन्स फोर्ट नॉक्स देन ही इज रिच। एंड बी प्रीमिस जो है वो है बिल गेट्स इज रिच, दस कंक्लूजन विल बी देयरफॉर बिल गेट्स ओन फोर्ट नॉक्स। ओके तो ये आपका ये आपका स्टेटमेंट है और इसमें अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मल फैलेसी है या इनफॉर्मल फैलेसी है। ओके राइट आंसर इज ए, दैट इज फॉर्मल, ये फॉर्मल फैलेसी है। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राम इज डिफरेंट फ्रॉम श्याम, पहला स्टेटमेंट जो है। नेक्स्ट है आपका, श्याम इज अ मैन एंड इसके ऊपर कंक्लूजन है देयरफॉर राम इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैन। ओके तो आई होप आप लोग आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। पहला क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि राम जो है वो डिफरेंट है श्याम से, ठीक है, वो अलग है श्याम से। दूसरा स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि श्याम एक आदमी है, उसके बाद उस पर कंक्लूजन इन्होंने ड्रॉ किया है कि राम जो है वो आदमी से अलग है। ओके तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज इनफॉर्मल। जब आप ये इसको पढ़ रहे हो तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि इसके कंटेंट में प्रॉब्लम है, इसकी मीनिंग में ही प्रॉब्लम है। ओके तो राइट आंसर होगा बी, दैट इज इनफॉर्मल फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सन ए बोलता है, आई थिंक दैट इंडिया विल कम आउट ऑफ दिस रिसेशन क्विकली। पर्सन बी, हाउ डू यू नो अबाउट इकोनॉमिक्स, यू डोंट इवन हैव अ जॉब। ओके तो ये कौन सी फैलेसी है आपको बताना है। पूनम, इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ बताइए, जो पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए। अब देखिए फैलेसी क्या होती है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है, फॉर्मल फैलेसी क्या होती है, ये मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो बेसिक लेक्चर देखिए, अगर आपको अभी भी फैलेसी के बारे में नहीं पता है, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, टाइप्स ऑफ फैलेसीज, तो बेसिक लेक्चर में वो सब कुछ कवर हुआ है। ओके तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका सी, दैट इज एड होमिनिन। यहाँ पे आपको पता है डायरेक्टली वो सरकास्टिक कमेंट कर रहा है अबाउट हिज जॉब। ओके
तो यहाँ पे पर्सनल क्रिटिसिज्म हो रही है, तो इसलिए ये एड होमिनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉमर्शियल कम्स ऑन द टीवी आस्किंग फॉर मनी टू हेल्प रिमूव एनिमल फ्रॉम अब्यूजिव होम्स एंड शोज अ स्लाइड शो ऑफ क्यूट किटन्स एंड पपीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये बता रहे हैं कि एक कॉमर्शियल है जो कि टीवी पे आता है और वो पैसे मांगते हैं उस कॉमर्शियल में, और उसमें दिखाते क्या है कि वो कुछ क्यूट सी स्लाइड शोज दिखाते हैं किटन्स एंड पपीज़ के ऊपर। ओके, तो ये किस तरीके की फैलेसी है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन ए है आपका फॉल्स एनालॉगी, ऑप्शन बी है अपील टू इमोशंस, ऑप्शन सी है एड होमिनिम एंड ऑप्शन डी है अपील टू अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक न्यू फैलेसी इंट्रोड्यूस की है, हमने इसके बारे में नहीं डिस्कस किया था। ये है अपील टू इमोशंस। जब भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखे जहाँ पर सामने वाले पर्सन को उसके बिहेवियर को या उसकी थिंकिंग को मैनिपुलेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इमोशंस। ओके, स्टेटमेंट को या आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ इमोशंस, दैट फैलेसी विल कम अंडर अपील टू इमोशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू आर नॉट कूल अनलेस यू वियर दिस ब्रांड ऑफ क्लोथिंग। ऑप्शन ए है आपका फॉल्स एनालॉगी, ऑप्शन बी है जेनेटिक फैलेसी, ऑप्शन सी है स्ट्रॉमैन एंड ऑप्शन डी है बैंड वैगन। तो आई थिंक ये भी आपका सबका नोन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ओके, राइट आंसर है आपका डी, दैट इज बैंड वैगन। मैंने आपको बताया था कि बैंड वैगन में क्या होता है कि जब भी हम उस चीज़ की बात करते हैं कि जो बहुत अच्छा है या बहुत बेटर है, मतलब हम दूसरों को देखते हैं और उनके बेसिस पे जो उनका थिंकिंग होता है उसी थिंकिंग के बेस पे अपना परसेप्शन चेंज करते हैं। ओके, या आप ये कह लीजिए, अगर हम फैलेसीज़ की बात करें कि आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और आप रेफरेंस क्या दे रहे हो, आप दूसरे का रेफरेंस दे रहे हो कि क्योंकि वो ऐसा करता है इसलिए मैं ऐसा करूँगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू वोट फॉर दिस कैंडिडेट देन योर चिल्ड्रंस लाइफ विल बी एट स्टेक। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप फैलेसीज़ के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा आर्ग्यूमेंट के बारे में सोच के करिएगा कि मतलब आपको क्या करना है, फैलेसीज़ कहाँ से जनरेट होती है, आर्ग्यूमेंट से जनरेट होती है, और किस तरीके से हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी फैलेसी। आइदर हम इसको जानबूझ के यूज़ कर रहे हैं या अनजाने में यूज़ कर रहे हैं, फैलेसी दोनों जगह पे वर्क होती है। ओके, ओके, राइट आंसर है यहाँ पे डी, स्केयर टैक्टिक। अगेन ये न्यू फैलेसी है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। तो मैंने कोशिश की है कि एमसीक्यूज़ में जो मैंने नहीं भी कराया वो भी मैं इसमें कवर कर लूँ। तो जो स्केयर टैक्टिक्स होती है, यहाँ पे हम अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम एक टैक्टिक यूज़ करते हैं लोगों को डराने वाली। मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आप दूसरे को डरा रहे हो और उस डर का फ़ायदा उठाकर आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, पर्सन ए बोल रहा है व्हाट अबाउट क्रिसमस, पर्सन बी कह रहा है वेल माय आंट इज कमिंग नेक्स्ट वीक। ओके, पीएस मैंने मैथमेटिक्स का बोला था कि मैथ्स नहीं कराऊंगी। ओके, तो अभी कोई प्लान नहीं है मेरा मैथ्स कराने का। चलिए जल्दी से बताइए इसमें क्या है कि एक पर्सन बोल रहा है कि व्हाट अबाउट क्रिसमस और जो अदर पर्सन है वो बोल रहा है वेल माय आंट इज कमिंग नेक्स्ट वीक। व्हाट टाइप ऑफ फैलेसी इज दिस? ओके, ऑप्शंस में आपके स्ट्रॉमैन है, ऑप्शन बी है आपका रेड हेरिंग, ऑप्शन सी है आपका पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक एंड ऑप्शन डी है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका हिस्ट्री जनरलाइजेशन काम नहीं करेगा, पोस्ट हॉक नहीं काम करेगा क्योंकि कोई पास्ट इवेंट की बात नहीं की जा रही है, स्ट्रॉमैन काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं किया जा रहा है किसी भी वीक पॉइंट पे। रेड हेरिंग क्यों होगा? रेड हेरिंग में मैंने आपको बताया था कि रेड हेरिंग में क्या होता है कि हम किसी और आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या आप कह लीजिए कि किसी और आर्ग्यूमेंट पे अगर हम डिस्कस नहीं करते हैं तो हम किसी दूसरी बात को उस आर्ग्यूमेंट में ले आते हैं, मतलब किसी और कॉन्टेक्स्ट की बात करना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है बी। अगर नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थ्योरी दैट विचेस एंड डेमन्स कॉज डिजीज इज फॉर ओल्डर देन द थ्योरी
that microorganism causes disease. Therefore, the theory about witches and demons must be true. ऑप्शन ए है आपका स्ट्रॉमैन, ऑप्शन बी है रेड हेरिंग, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल विजडम फैलेसी एंड ऑप्शन डी है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो थ्योरी होती थी पहले, बहुत पहले एक थ्योरी होती थी कि जो चुड़ैलें होती हैं या राक्षस होते हैं उनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, और ये बोल रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट को ये स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें कि उस वजह से मतलब लोग बीमार पड़ते हैं, ना कि इस वजह से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से डिजीजेस होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और हमारी जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट को हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल विजडम, जैसे मैंने बोला कि हम लोग पहले बोलते थे कि हमारे धर्म में बोला जाता है या हमारी संस्कृति में बोला जाता है कि जल्दी खाना खा लेते हैं, शाम के टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। तो इस वजह से हम जल्दी खाना खाते हैं, ना कि इस वजह से कि साइंस ऐसा बोलता है कि खाना हमें जल्दी खाना चाहिए ताकि हमें डाइजेशन में पूरा प्रॉपर टाइम मिल पाए। तो अगर इस तरीके के कहीं पे भी आपको आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ट्रेडिशनल विजडम के थ्रू, तो वो आपका ट्रेडिशनल विजडम फैलेसी होगा। अगेन ये नई फैलेसी है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड आई होप ये डायरेक्ट फैलेसीज, जितनी भी फैलेसीज मैंने अभी आज आपको कराई है वो सारी डायरेक्ट फैलेसीज हैं जो नई इंट्रोड्यूस की हैं, तो वो ईजी ही हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो ये सी है ट्रेडिशनल विजडम फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, आई एम द न्यू कैंडिडेट फॉर चेंज। ओके, ये आपका एक ऑप्शन है, मतलब सॉरी एक आर्ग्यूमेंट है, या फिर इसकी जगह पे एक और आर्ग्यूमेंट हो सकता है। दो तरीके के क्वेश्चन इसमें है, इट्स न्यू। ओके, तो ये कौन सा फैलेसी है? ऑप्शन ए है आपका ग्लिटरिंग जनरलिटी, ऑप्शन बी है आपका रेड हेरिंग, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल विजडम फैलेसी एंड ऑप्शन डी है आपका हिस्ट्री जनरलाइजेशन। ओके, राइट आंसर है आपका ए, दैट इज ग्लिटरिंग जनरलिटी। ग्लिटरिंग जनरलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ को चमक दमक के साथ दिखाना। ठीक है, मतलब हम उसके जो पॉजिटिव आउटकम है या जो हम उसका बेटर आउटकम है सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब न्यू को हम क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो न्यू है। ओके, या फिर किसी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आई एम द न्यू कैंडिडेट फॉर चेंज। ओके, तो यहाँ पे ये न्यूनेस के ऊपर, नोवेल्टी के ऊपर उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए ये ग्लिटरिंग जनरलिटी होगा। ओके, तो आई होप कि फैलेसी आपको क्लियर हो गई है। अब बताइए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया है, तो जल्दी से बता दीजिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। 6th क्वेश्चन। ओके, यू आर नॉट कूल अनलेस यू वियर दिस ब्रांड ऑफ क्लोथिंग। देखिए, बैंड वैगन जो फैलेसी होती है उसको हम उसमें क्या होता है कि अगर हम अपने आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कोई दूसरा ऐसा कर रहा है या ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैशन में है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, मतलब हम चीज़ों को दूसरों के परसेप्शन के बेसिस पे जज करते हैं, उसको हम बैंड वैगन बोलते हैं। ओके, फाइनल स्कोर्स पूजा के 10 आउट ऑफ 10 हैं, वेरी गुड पूजा। नवनीता के 7 हैं आउट ऑफ 8, सोनम के 6 हैं, मोनिका के भी 10 हैं, राजन के भी 10 हैं, रानी के 9 हैं। ओके, दैट्स गुड। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आज 10 हैं, सुमन, पूजा, मोनिका, सुमन, राजन। ओके, प्रीति के 3 हैं आउट ऑफ 5। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो अब आपको फैलेसीज पे आई होप क्लास नहीं चाहिए होगी, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। मोनिका, मैंने ये पढ़ा नहीं है अभी, तो मैं पढ़ के बताऊंगी कि क्या है ये फैलेसी। रिचा वर्मा के 4 हैं आउट ऑफ 5। जितना मैंने कराया उतना कर लीजिए, उतना बहुत है। और मतलब ज़्यादा अगर करना है तो फिर सारी फैलेसीज आप लोग कवर कर लीजिए, बट बहुत सारी है, तो बस कंफ्यूज मत होइएगा फैलेसीज में। ओके,
देखिए 24 to 25 हैं टाइप्स फैलेसीज़ के, जिसमें मैंने अभी तक आई थिंक 15 तो मैंने उस पर प्रॉपर वीडियोज़ बनाई है और 5 और मैंने करा दी होंगी, तो ऑलमोस्ट 20 फैलेसीज़ मैंने कराई हैं आपको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे आप जितने भी सोर्सेज देखेंगे आपको फैलेसीज़ बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि ये जितनी भी फैलेसीज़ हैं इसके अंदर की भी सब फैलेसीज़ हैं। ओके ओके, तो कल की क्लास में हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज करेंगे, उसके लिए तैयार कर लीजिएगा टॉपिक आपका, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी 25th क्लास है न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ की। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे आज के क्लास के लिए। तो आज की क्लास का टॉपिक है आपका हायर एजुकेशन और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपने ऑलरेडी मेरी क्लासेस अटेंड की हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आप आंसर्स कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 आर बीइंग हेल्ड एट। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। तो अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे ये हुआ था। ओके, तो जल्दी से बता दीजिए। ओके, तो राइट आंसर है आपका पुणे, दैट इज़ डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और ये श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे ये हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज प्रीवियसली कॉल्ड एज। तो ये पहले इसको कौन से नेम से जाना जाता था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका खेलो भारत स्कूल गेम्स, ऑप्शन बी है आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ऑप्शन सी है खेलो भारत यूथ गेम एंड ऑप्शन डी है खेलो इंडिया नेशनल गेम्स। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज़ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी आंसर बता रही हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इससे पहले इसका जो नेम था वो था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, केयर इज़ नोन एज। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपने अभी तक केयर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप केयर की वीडियो देख लीजिए और केयर के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा हुआ है कि केयर क्या है। ओके, केयर का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, ऑप्शंस को आप आइडेंटिफाई करिए। कुछ चीज़ें हैं जो उसमें चेंज की गई हैं और जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थे। कंसोर्टियम के बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, कंसोर्टियम सब में है, यहाँ पे कंसोर्टियम का किसी में मैंने कम्युनिटी कर दिया है और इसके बाद एंटरप्राइज किया है एथिक्स का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स है। ओके, इसका फुल फॉर्म है केयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वर्क ऑफ केयर कैन बी आइडेंटिफाइड एज। केयर का बेसिक वर्क क्या है, केयर क्या काम करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑन द ड्यूबियस जर्नल्स, ऑप्शन बी है टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ वाइट पेपर एंड थीसिस, ऑप्शन सी है टू एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल इमेज ऑफ इंडियन जर्नल्स एंड ऑप्शन डी है टू स्क्रूटनाइज एंड देन कंपाइल अ लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स। तो जल्दी से आंसर कीजिए फोर्थ का। ओके, ये जो दो क्वेश्चन आपके केयर के वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, राइट आंसर है आपका डी, दैट इज टू स्क्रूटनाइज एंड देन कंपाइल अ लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स। ये केयर का काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द HRD हैज़ अनाउंस्ड एन इंक्रीज ऑफ अराउंड हाउ मेनी सीट्स एट जवाहर नवोदय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री। तो HRD के जो मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़कर, उन्होंने बोला था कि ये जो आपका नवोदय विश्वविद्यालय है
उनमें जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं उनमें बेसिकली सीट्स का कुछ इंक्रीज़ होगा, कुछ सीट्स इंक्रीज़ होंगी, और ये कितनी होंगी ये आपको बताना है। ओके, तो कितनी सीट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं ये? ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज 5000 सीट्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ लॉन्च्ड डैश इंडेक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट्स। तो ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिए। ओके, HRD ने एक इंडेक्स लॉन्च किया है, उस इंडेक्स के बेसिस पे ही क्वालिटी चेक करेंगे वो स्कूल एजुकेशन की। ओके, राइट, 5000 इज राइट आंसर। ओके, तो ये क्या है, कौन सा पॉइंट ग्रेडिंग है, मतलब कितने पॉइंट्स ग्रेडिंग इन्होंने डिफाइन किया है? राइट आंसर है आपका सी, दैट इज 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ओके, टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट्स। नेक्स्ट है आपका, द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ डैश टू स्ट्रेंथन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। मिनिस्ट्री ने उसके साथ साथ बोला है कि हम एक कुछ इन्होंने इंस्टीट्यूट सेटअप करने की बात करी है, वो इंस्टीट्यूट क्या है ये आपको बताना है, और जो इंस्टीट्यूट का काम रहेगा कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। ओके, तो जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन में थोड़ा ही डिफरेंस है। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ असेसमेंट। ये आप याद कर लीजिए, ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ने बोला है कि वो सेटअप करेंगे। ओके, ये आपका प्लस आपका ये रिलेटेड ही है, ये दोनों जो मैंने आपको बताया इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें स्कूल एजुकेशन की या असेसमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ असेसमेंट है यही असेस करेगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2018 इज अमेंडेड फॉर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी, स्टार्टिंग में जब हम पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़्यादातर ये होता है कि पॉलिटी के जो एस्पेक्ट आपके एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, वो एग्जाम में आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉलिटी का भी रिलेटेड है, पॉलिटी से भी रिलेटेड है, और प्लस ये आपका एजुकेशन से भी रिलेटेड है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, वो आपका जो अमेंड किया गया है 2018 में, वो किस बेसिस पे अमेंड किया गया है। ओके, अब ये आप सोच रहे होंगे कि 2018 में अमेंड किया गया है तो मैम 2019 में इसको क्यों कवर करी, क्योंकि ये 2018 में अमेंड किया गया है, बट इसका लागू जो करना है वो अभी हुआ है। ठीक है, अभी जो 2019 वाला टाइम है, सेशन है, इसमें ये अमेंडमेंट होगा, मतलब ये लागू होगा। ओके, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है ये आपको बताना है। ओके, राइट आंसर है आपका ए, दैट इज डिटेंशन पॉलिसी। जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी वही इसी पे मतलब ये आपका बेस्ड है। अब नो डिटेंशन पॉलिसी इन्होंने ख़त्म कर दी है, इन्होंने बोल दिया है कि स्टेट्स अब डिसाइड करेंगे खुद से कि उनको डिटेन करना है या नहीं डिटेन करना है, और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, तो वो वीडियो में मैंने आपको कवर किया था। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, ये भी आपका सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पॉलिटी और एजुकेशन दोनों से रिलेटेड है, इसको याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2018 इज अमेंडेड फॉर। एक और बिल था 2018 में जो कि अमेंड किया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अमेंडमेंट बिल इसको बोलते हैं। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए इसको अमेंड किया गया है ये मैंने आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स, ऑप्शन बी है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है ग्रांटिंग ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव परमिशन टू इंस्टीट्यूट्स, एंड ऑप्शन डी है एक्सेप्टेंस ऑफ डिग्रीज फ्रॉम फेक इंस्टीट्यूशंस। तो जल्दी से आंसर कीजिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी ऑप्शंस पढ़िए, और इसमें से क्या सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है अप्लीकेबल हो सकता है वो चूज़ करिए। ओके, वॉइस बहुत कम आ रही है क्या? चलिए जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए राइट आंसर।
ओके, सी राइट आंसर आपका सी है। देखिए इसमें हुआ क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन अमेंडमेंट बिल जो है 2018, इसमें बोला गया था पहले कि वो टीचर्स के लिए इनको बनाया गया है, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनके पास डिग्री है, बट उनका क्या हुआ था कि उनकी डिग्री को मान्य नहीं थी वो डिग्रीज। तो इन्होंने अमेंडमेंट किया और उसके बाद बोला कि जिनके पास बीएड की डिग्री है या जो ऑलरेडी टीचर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है उनको भी परमिशन मिलती है, उनको उन तरीके के इंस्टीट्यूशंस को भी परमिशन मिलती है। मतलब देखिए, ओके ओके, अच्छा ठीक है, वॉइस ठीक है, ओके। देखिए एक यहाँ पे ये समझिए, आप ध्यान दीजिए इसमें कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें क्या था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जिनको इन्होंने बोला कि अब ये जो इंस्टीट्यूट हैं ये डिग्रीज प्रोवाइड करेंगे तो ही हम डिग्री को वैलिड मानेंगे। अदरवाइज अगर आपको टीचर बनना है, आप कहीं और ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से डिग्री ले आए हैं जो कि जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया है या जिसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नहीं रिकॉग्नाइज किया है, तो तब आपकी डिग्री को माना नहीं जाएगा। ओके, तो इन्होंने उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास डिग्रीज थी बट वो कॉलेजेस उन्होंने मतलब नहीं कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद आपका एक अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एक्ट के लागू होने से पहले डिग्री ले रखी थी और अब जिनकी डिग्री मान्य नहीं है तो उनकी डिग्रीज को भी हम वैलिड मानते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर नाउ। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है और ये अमेंडमेंट आपको क्लियर हो गया है, इसीलिए इसको रिट्रोस्पेक्टिव परमिशन बोल रहे हैं। रिट्रोस्पेक्टिव परमिशन का मतलब ये होता है कि पहले एक्ट के पहले जो सिचुएशन है उसको हम मान्य करते हैं। जो एक्ट के बाद अगर आपके पास डिग्री है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि नहीं वैलिड है, जिसके पास उसका मतलब उस डिग्री को प्रोवाइड करने का क्या कहते हैं उसको, लीगल राइट नहीं है, देन आपकी डिग्री जो होगी वो फेक होगी, वो नहीं वैलिड होगी। ओके, फेक नहीं बोलेंगे बट हम उसको नहीं वैलिड बोलेंगे। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है जल्दी से बताइए प्लीज़, तो फिर हम आगे क्वेश्चन करें। रिट्रोस्पेक्टिव परमिशन ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवाद इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय। संवाद इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका डीआरडीओ, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है आपका सीडैक एंड ऑप्शन डी है एचएएल। ओके, दैट्स गुड। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आंसर काफ़ी सारे लोगों ने सही बताया है, इसरो आपका राइट आंसर है। ओके, तो अपनी जो फाइनल स्कोर्स है वो शेयर कर दीजिए। एंड जो मैंने आज एक क्लास दी है आपको, जो आपकी क्रैश कोर्स क्लास है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो इसी तरह अपना रिस्पांस देते रहिएगा। कोई आपको क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा और कोई सजेशन होगा तो वो भी बता दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कल फिर आपकी क्लास आएगी। ऑलमोस्ट 15 डेज़ की ये क्लास है क्रैश कोर्स की, तो ये 15 डेज़ लगातार आपकी आएगी। ओके, पूनम के 7 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। बाकी लोग भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। पूजा के 4 हैं आउट ऑफ 5, मोनिका की 9 आउट ऑफ 9 हैं, राजन की 9 है आउट ऑफ 10, अनुराधा, कविता देखिए कुछ क्लासेस पढ़ी हैं और अभी टाइम इतना कम है कि पॉसिबल नहीं है बहुत सारी क्लासेस ऐड करने का। तो फिर से जब ये आपकी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद से हम न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे कॉमर्स, मैनेजमेंट और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। देवना के 8 हैं आउट ऑफ 10, मनीषा के 8 हैं आउट ऑफ 10, यस रिजवान राइट। मोनिका क्रैश कोर्स आपका ऑफलाइन ही होगा, लाइव बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो जाएगा चीज़ों को मतलब ईजिली अच्छे से करने में, और बाकी बच्चे जब बाद में देखेंगे तो उनको दिक्कत होगी। अंकुर के 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, टॉपर जोन के 3 हैं आउट ऑफ 9, बलजिंदर के 4 हैं आउट ऑफ 5। देखिए ओके,
आप लोगों को अगर क्वेरी है कोई, मतलब जैसे आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप मतलब आपस में वो क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप पोस्ट कर दिया कीजिए, किसी को आंसर पता हो तो वो आंसर कर सकता है। ऑफलाइन मतलब कि जैसे वीडियोस आ रही हैं वैसे ही वीडियोस आएंगी। ओके, कल फिर आपकी लाइव क्लास सेम टाइम पे होगी, तो ऑनलाइन आ जाइएगा टाइम पे। लाइव क्लास का टाइमिंग है आपका 5:30 का। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। बलजिंदर, मैं अनअकैडमी पे हूँ बट मैं वहाँ पे क्लासेस नहीं लेती हूँ, अभी कुछ खास क्लासेस उसमें नहीं पढ़ी है, तो आप यूट्यूब पे ही देखिए। यस, मेगा क्विज के बारे में मोनिका मैंने सोचा था मेगा क्विज लेने का, बट वही है कि अगर मैं मेगा क्विज लूँगी तो ये क्रैश कोर्स जो चल रहा है रिवीजन वाला, ये छूट जाएगा। तो मैंने क्या सोचा है, अभी मैं डेली आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, जो डेली हम क्लासेस लेंगे क्रैश कोर्स वाली, उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, और ये जो आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड सीरीज चली है इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो डेली के आपके 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और प्लस उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और जब मैं रिवीजन करा रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस कर रही हूँ कि क्या आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा अगर आपको ये सही लग रहा हो तो। मेरा नेम शिप्रा सिंह है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग प्रिपरेशन करिए, टाइम बहुत कम है। ओके, थैंक यू सो मच।